बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल असद महमूद, जो भाई तजियाकार हैं और आप इनको नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस पे देखते रहते हैं। दोस्तों, आज हमने प्रोग्राम तो करना था पाक अमरीका ताल्लुकात में, लेकिन आज एक ऐसा वाकया, अफसोसनाक वाकया हिंदुस्तान के अंदर हो गया कि जिस पर कुछ अल्फाज बोलना मैं समझता हूँ कि लाजिम है। आज बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी प्रोटेस्ट करते हुए फार्मर्स पे। आप जानते हैं कि फार्मर्स जो है पिछले साल सितंबर से, यानी कि एक साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी उनके ऊपर हिंदुत्वा के दहशतगर्द छोड़ दिए जाते हैं, कभी पुलिस के जरिए उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, और पता नहीं किन किन आजमाइशों से वो जो है शेर के बच्चे बैठे हुए इस वक्त एक दहशतगर्द सरकार से अपना हक वसूल करने की कोशिश। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि मैं पश्तून हूँ, लेकिन जितना मैंने हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा देखा है वो हमेशा पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब को गाली देते हैं। आज मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है ये सुन के, जो कुछ आज हुआ है सुबह के वक्त हुआ, कि एक तरफ वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहने वाले खुले दिल शेर जवान जो अवाम है उसको गालियां दिलवाते हैं हर तरफ से, दूसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर वो पंजाबी जो कि हिंदुस्तान की दिफा, हिंदुस्तान को पालने में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रखता है, उसके साथ ये सलूक किया जाता है कि उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। बेशक मैं कहने पर मजबूर हूं कि मोदी पाकिस्तान और हमसाया ममालिक के लिए जितना खतरनाक है उससे कई गुना खतरनाक हिंदुस्तान की गरीब आवाम के खिलाफ है, जो बेचारी दिन भर मेहनत करती है एक रोटी के लिए और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए। आज सर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आए, और अब जो बात हो रही है अमेरिकन प्रेस के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने पे एक बार फिर वो कोशिश कर रहा है जिस तरह पहले अफगान जंग के बाद उसने लगाई। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब किस साइड पे जाएंगे और इन सैंक्शंस का पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bilal, thank you very much. Before discussing पाक-यूएस relations को, जो आपने एक तज़किरा किया कि एक बीजेपी का एक लीडर था, एक बल्कि मिनिस्टर है, उसके बेटे ने आज किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी। इट इज़ जस्ट इनके लिए तो बड़ा नॉर्मल है। चाहे आप बीजेपी के लोगों की बात करें, आरएसएस की, शिवसेना की बात कर लें, और फॉर दैट मैटर कुछ और इनकी ऐसी तंजीमें हैं। और वाई? बिकॉज इनको मोदी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन दी है, ओपन हैंड दिया हुआ है, एंड दे कैन डू एनीथिंग दे फील लाइक। और ऐसा लगता है कि चाहे सरकार की मशीनरी की आप बात करते हैं, आप उनकी जुडिशरी की बात करते हैं, एट टाइम्स वन फील्स कि आरएसएस, बीजेपी और शिवसेना के जो वो मर्जी इकदाम जिस तरह हैं वो करते रहें, उनके ऊपर कोई रोक नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई कानून नहीं, किसी तरह की कोई कानून की अमलदारी इनके ऊपर नहीं है। ये जो चाहें ये करते फिरें। इट्स जस्ट एक, जिसको कहते हैं ना, एक छोटी सी एक झलक दिखाई है उन्होंने कि दे कैन गो टू व्हाट एक्सटेंट। और आप यकीन मानिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करें या नरेंद्र मोदी की शैतानी ट्रायका की बात करें, ये व्हाट टू टॉक ऑफ देयर परफॉर्मेंस आउटसाइड वर्ल्ड की आप ये बात करते हैं, इवन विद इन देयर ओन कंट्री। जिस तरह आपने कहा है कि वाकई ये अपने ही लोगों से इससे ज्यादा दुश्मनी ये नहीं कर सकते व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। आप ये देख लेना, अगर इंडिया की टोटल आबादी को देखें तो उसका ऑलमोस्ट कोई 24-25% जो है वो तो नॉन हिंदूज आते हैं। तो यानी आपने जो एक चौथाई आबादी है उसको आपने दुश्मन कंसिडर किया हुआ है, और उनके ऊपर आपने ये अपने हिंदू पालतू जो है वो इन्होंने एक लिहाज से डाले हुए हैं। तो सर्टली ये कोई अच्छा साइन डेफिनेटली नहीं है। और ये जिस तरह मर्जी है बाहर की दुनिया में जाके जिस तरह के मर्जी है ये लेक्चर्स देते रहें, बट प्रैक्टिकली ये छोटे दिल के, तंग दिल के लोग हैं, और ये किसी दूसरे मजहब को हिंदू मजहब के सामने देखना ही नहीं चाहते। एंड दैट इज आई थिंक यहाँ पर वो चीज़ आती है कि इंडिया के लिए अब इस तरह की सारी चीज़ों को आगे लेके चलना विद एवरी पासिंग डेट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। बिलाल, मैं आपसे कहूँगा सर, यहाँ पे सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, यहाँ पे सर सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ है कि जिस मिनिस्टर ने के बेटे ने मारा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है,
मरने वाले हिंदू हैं सारे, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। इस वजह से अभी तक किसी बीजेपी के छोटे बड़े लीडर को तो छोड़ दें, किसी छोटे लेवल के लीडर ने भी इसे कंडेम करने की कोशिश नहीं की है। तो क्या हो रहा है, यानी कि बदतरीन दुनिया के अंदर अगर निजाम, अगर आप 4,000 साल पुराना देखें तो आपको हिंदुस्तान का वो जो जोकर है मोदी जो है उसका निजाम नजर आएगा। तो क्या आई हो रहा एग्री है? विद यू। देखिए, ये जो हिंदू मजहब है इसके अंदर जात पात की जो बात आती है वो इंतहाई प्रोनाउंस्ड है। और उसमें ये जनरली ये कहा जाता है कि जो ऊंची जात के जो हिंदू हैं, ब्राह्मणों की आप बात करते हैं, तो वो तमाम सबसे अफजल हैं, और उससे हट के जितनी भी दूसरी जातें आती हैं वो इन ब्राह्मणों के नीचे आती हैं, एंड दे आर सपोज टू सर्व देम। सो दैट मीन कि ब्राह्मण्स जो हैं वो बेसिकली हैं, और उनके नीचे जितनी क्लासें आती हैं तो छोड़ के ओके। और जितने भी वो तमाम हिंदू जो हैं जो कि निचली जात रखते हैं, शूद्र हैं, ये इस तरह के लोग हैं। इट इज बेसिकली कि वो जो ब्राह्मण जात के हिंदू हैं जो सब पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं, दे आर दी वन, कि उनकी चल रही है, उनकी सुनी जा रही है। दे आर एवरीवेयर, दे आर इन इंस्टैब्लिशमेंट के अंदर हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, एंड सर्टनली दे ऑल आर प्रोटेक्टिंग ईच अदर, एंड दे नॉट कंसर्न अबाउट नॉन हिंदूज एंड इवन फॉर दैट मैटर हिंदूज जो कि ब्राह्मण जात से नीचे आते हैं, उनको वो अछूत कंसिडर करते हैं, उनको छोटा समझते हैं, उनको घटिया समझते हैं। के लिए उन ब्राह्मणों उनके उनकी किसी तरह की जिंदगी की कोई कदर कीमत नहीं है बिलाल। दैट इज व्हाट आई वांट। तो सर ये तो एक वाकया हो गया ना। इससे पहले बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तहरीक तालिबान अपने अरूज पे थी उस वक्त भी पाकिस्तानी रियासत इस कदर मजबूत थी कि वहां पे स्टैंड लेने वाले मौजूद थे, और उसी रियासत की मजबूरी की वजह, रियासती इदारों की मजबूती की वजह से आज पाकिस्तान ना सिर्फ वो जंग जीता बल्कि मजबूत से मजबूत तर होके आया है, और इसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दुनिया के अंदर और अपने खिते के अंदर प्ले कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें भारतीय रियासत ऐसे लग रहा है कि वो जो बीजेपी और हिंदुत्व से बढ़ के वो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद थे। जिस तरीके से ये कुछ दिन पहले एक मुसलमान कसाब को उसके घर की छत से उसके बच्चों के सामने फेंक के मारा गया। एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में कर रही है कि मुसलमान मियाँ बीवी को इस बेदर्दी से मारे, वो औरत बचाने की कोशिश करती है तो वो बेशरम लोग इतनी हया नहीं करते और औरत के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। सर क्या भारतीय रियासत आपके ख्याल में मजीद सरवाइव करेगी जिस तरीके की इंतहा पसंदी उसके रियासी इदारों के अंदर पहुंच चुकी है, और जिस तरीके से पुलिस और इनकी सो कॉल्ड जो फौज है, जिसे मैं फौज नहीं कहूंगा बल्कि टेरर आउटफिट कहूंगा, जिस तरीके से वो लोगों को मार रही है, जिस तरीके से वो लोगों के साथ दहशतगर्दी कर रही है, और एक वो जो बिपिन रावत जो है वो पता नहीं किन ख्वाबों के अंदर अपनी लीडरशिप और अपनी आवाम को बेवकूफ रख के उसके अंदर मददगार साबित हो रहा है रियासत की तबाही में। आपको क्या लगता है कितना सर्वाइव करेगा भारत, कब तक करेगा? देखिए, कोई सिचुएशन को इतनी हेल्दी, इतनी कोई पॉजिटिव, को इतनी रोजी तो नजर नहीं आती इस वक्त अगर इंडिया की बात की जाए। और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि किसी भी मुल्क के अंदर जब मजहब को आगे लेकर आते हैं, मजहब को यूटिलाइज किया जाता है ओके हुकूमत चलाने के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनको नीचे दबाने के लिए, फिर उसी के अंदर जात पात भी जब आ जाती है, जब किसी भी मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, क्रिमिनल्स हुकूमत के अंदर एक लिहाज से आ जाते हैं। आई एम टॉकिंग आप अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा। और जब आप किसी भी मुल्क के अंदर देखते हैं कि वहां पर जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जुनूनियत है, वो अगर वो इंतहाओं को छूने लगे तो सर्टनली आ स्टेज डज कम कि जहां पर न सिर्फ ये कि उस मजहब के लोग जो हैं, मजहब के ना मानने वाले जो लोग हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ द नॉन हिंदू, तो सर्टनली अपने आप को नॉन प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बट अदर देन दैट उनकी अपनी जो जात के लोग हैं उनको भी ये इसी तरह की जो है वो इनसिक्योरिटी फील होती है। एंड डेफिनेटली ये लगता है ऐसे है कि आने वाले जो दिन है वो उनके लिए इंतहाई मुश्किल होते जा रहे हैं और होते नजर आ रहे हैं। वाई इट इज सो? बिकॉज अगर देखें ना, किसी मुल्क के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक तबका ब्राह्मणों की बात करते हैं, अगर सिर्फ उनको हर तरह की मुराद हासिल है, नौकरियां हैं, उनके लिए हर तरह के पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनके ऊपर कोई कानून की पकड़ नहीं है, वो जो चाहें करें, स्याह सफेद को वो मालिक हो जाएं, और 80% पूरे का पूरा इंडिया अगर एक साइड पे आ जाए इंक्लूडिंग दी लोअर जात के हिंदूज, तो सर्टनली इस तरह तो सिस्टम नहीं चलने वाला।
एंड सर्टनली यही सिचुएशन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमें ये मजीद प्रोनाउंस नजर आएगी एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। लेकिन एक और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा आपसे, कभी देखे ना, अगर आप याद करें 1947, उससे पहले का पीरियड, इवन उससे बाद के पीरियड की भी बात करते हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज थी कि जो कि दो कौमी नजरिए की एक लिहाज से हामी नहीं थी और दो कौमी नजरिए के खिलाफ बात किया करती थी। आप मुझे बताइए, आज इस सारे कजिए को 74 ईयर्स हो चुके हैं, आप डोंट यू फील कि वो जो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, आज वो उस वक्त से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि उसकी सारी हकीकतें सबके सामने आ गई हैं। व्हेन वी फील कि जी हाँ, हिंदू और जो मुसलमान हैं वो दोनों एक दूसरे की जिद हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से मतसादम है, उनकी तहजीबें मतसादम है एक दूसरे के साथ, उनका मजहब एक दूसरे से अलग है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है, उनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना रिचुअल हर चीज एक लिहाज से अलग है। और अगर किसी को फिर भी कुछ शक है तो अदर देन मैं समझता हूँ कि आप क्रिश्चियंस की बात करें, सिखों की बात करें, आप दूसरी जात की को छोड़ के जो वहां पर मुसलमान है, सिर्फ अगर हम उनकी भी बात करें तो आप सिर्फ ये देख लें कि मुसलमानों की हालत 1947 में व्हेन दे चोज कि नहीं दे आर गोइंग टू स्टे बैक इन इंडिया, उस वक्त उनकी हालत क्या थी, और आज 74 साल गुजरने के बाद अगर कोई ये महसूस करता है कि नहीं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो बेहतर हालत के अंदर हैं, उनको उनको मुआशरती तरीके से मुकम्मल हर तरह की आज़ादी है, उनकी आबादी आती है, तो 15% के हिसाब से वो तमाम मुसलमान जो हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, सिविल सर्विस के अंदर मौजूद हैं, जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं। फिर तो मैं कहूँगा जी हाँ ठीक है, फिर तो दो कौमी नजरिया नहीं होना चाहिए था, फिर तो वो ठीक था कि जिन सबको इकट्ठे होना चाहिए था। बट अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उन पर मुख्तलिफ तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि जी आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं और अपनी जो है वो शहरियत को आप साबित करें, सो वन कैन मेक आउट कि हाँ वो दो कौमी नजरिया, एंड आई थिंक वो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि ठीक था, बल्कि मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो जो डिसीजन लिया, और वो तमाम लोग जो उस वक्त उसकी मुखालफत करते थे, उनकी औलादें भी मुखालफत करती थी, मेरा ख्याल है उनको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए। और यही सारी बातें जो है ना, वो तो अब इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह की बातें हो रही हैं, महबूबा मुफ्ती को जो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, आप ये फील करते हैं कि उनके आबा अजदाद ने गलत किया था। अगर शेख अब्दुल्ला जैसे लोग थे जिन्होंने ओवरऑल कश्मीर का, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अपने सेल्फ सेंटर्ड आइडियाज की वजह से, अपने सिर्फ जाती मफादात के लिए कश्मीरियों के मफादात का या उनके हक का सौदा किया, तो व्हाट आर द स्टेट इन विच कश्मीरीज आर लिविंग, वो भी मेरा ख्याल है सबको पता है। सो बिलाल साहब, ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इंडिया के लिए आने वाले दिन, आने वाले महीने बिल्कुल कोई अच्छे नवीज सर्टनली नहीं लेकर आ रहे, और ये जिस तरीके से विद एवरी पासिंग डे उनके अंदर ये जुनूनियत, उनके अंदर ये पागलपना, उनके अंदर ये कुव्वत का बेमुहाबा गलत, और ऐसी कुव्वत जो शैतानी कुव्वत कहेंगे, उसका जब जत्थों की शक्ल के अंदर आप मुसलमानों पे, आप क्रिश्चियंस के ऊपर, आप सिखों के ऊपर, आप बुद्ध मजहब के ऊपर, बुद्ध मत को मानने वाले मजहब के लोगों के ऊपर जब हमला आवर होते हैं, तो सर्टनली ये कोई अच्छा शुगर एक लिहाज से बिल्कुल नहीं है। और अदरवाइज भी मैं आपसे कहूँ कि खालिस्तान को छोड़ के और कश्मीर की आज़ादी की तारीख को छोड़ के, इससे हट के भी विद इन इंडिया देयर आर सो मेनी मूवमेंट इस तरीके से जा रही हैं। सेसेशन मूवमेंट की आप बात करते हैं, राइट्स की मूवमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि सारी चीजें जो बड़ी रोजी रोजी एक लिहाज से चल रही हैं। हाँ, इन्होंने दुनिया की आंखों के अंदर नरेंद्र मोदी, उनकी जो जो ओवरऑल मीडिया टीम है, जो उनका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है, अरबों रुपए उसको मोदी लगा रहा है, तो उन्होंने दुनिया की आंखों के अंदर धूल झोंक रहा है। अभी ऑफ लेट में तो आपसे कह सकता हूँ ना कि फ्रांस ने जिस तरीके से इनका भांडा फोड़ा इंडियन मीडिया का, उनके प्रोपेगेंडे का, वो भी सारी दुनिया के सामने है। सो व्हाट वी कैन से इज इन नटशेल, यस दे आर इन बैड शेप, और बिल्कुल उसके अंदर आप ये नहीं ब्लेम कर सकते कि नहीं इन सारी चीजों के अंदर कोई पाकिस्तान का हाथ है। वाई? बिकॉज जब ये नरेंद्र मोदी जैसे मुजरिम आदमी को दूसरी टर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे, अगर अमित शाह जैसे मुजरिम शख्स को पहले उन्होंने गुजरात का वजीर दाखिला बनाया और अब उन्होंने उठा के इंडिया का वजीर दाखिला बना दिया, तो मेरा ख्याल है इन दोनों से कोई अच्छी नवीद तो नहीं हो सकती
اور اوپر سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیسا جھوٹا اور تنگ نظر اور دھوکے باز اور چیٹر اور اس طرح کا جو امریکہ جیسے ملک کو بڑی خوبصورتی سے باتوں کے دھوکے کے اندر لا کے امریکہ کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت چیٹ کیا اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں منافقانہ پروپیگنڈے سے بھرے رہتے ہیں. تو آپ ان کے اندر ڈھونڈتے کیا ہیں اور what else is going to happen in India. آپ جلدی دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہاں خون خراب ہوگی اینڈ ڈیفینیٹلی. اچھا سر اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی بنانا ریپبلک کے طور پہ انڈیا سامنے آ رہا ہے. لا اینڈ آرڈر تو خیر سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا سے اب کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہے. جس قسم کی بدماشی بی جے پی اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں سر, سب سے بڑھ کے یہ کہ جس طریقے سے یورینیم نان پرولیفریشن جو ہے اس کے اوپر نیوکلیر پرولیفریشن کے اوپر پاکستان کو ایف اے ٹی ایف اور پتہ نہیں کہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو سر اس طریقے سے کہ لوگ جیبوں کے اندر یورینیم لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر سودے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک سال کے اندر 2-3 کیسز سامنے آ چکے ہیں. سر کہ بنانا ریپبلک تو جہاں اپنے لوگوں کے لیے خطرہ ہے, باہر کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے, یہ تو گلوبل ایک جو ہے خطرہ بنتی جا رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ بکتی ہے یورینیم, کل کو کوئی بھی کسی امریکہ کے اندر کوئی وائٹ سپرمسٹ جو ہے وہ یہاں سے خریدتا ہے اور وہاں پہ کوئی حرکت کر دیتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ امریکہ تو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. آئی ایگری ود یو. دیکھیں نا, انڈیا کو اگر اس وقت آپ انکمپیٹنٹ نان پروفیشنل اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ مائنڈڈ پیپل جب رول کریں گے, اگین میں شیطانی ٹریکے کی ایگزامپل دوں گا, تو اس کے اندر آپ کو کوئی ڈسپلن تو نظر آئے گا نہیں, اداروں کے اندر آپ کو ڈسپلن نظر نہیں آئے گا, چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آئے گا, سزا اور جزا ایک لحاظ سے آپ کو نظر نہیں آئے گی. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی ون انسیڈنٹ کی جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ یورینیم کا کوئی بیچتا ہوا انڈیا کے اندر پکڑا گیا, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے انسٹنس ہو چکے ہیں. سو دیٹ ون کین سے ویری سیفلی کہ انڈیا جو ہے انتہائی غیر محفوظ ملک ہے, اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیٹرز کے اوپر مشتمل ملک ہے جو کہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں, شروع ہوا کرتے ہیں, دنیا کو یہ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی ان کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ان کے اندر کوئی سوچ ہے, کوئی ویژن ہے, یہ بہتری کی سوچتے ہیں, یہ پیس کی سوچتے ہیں, یہ پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو کوئی بلال صاحب ایسی کوئی چیز انڈیا کے اندر نظر نہیں آتی. نہ ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے, وہ دنیا کو کچھ کہتے ہیں, اپنے ملک کے اندر کچھ ہے. دیکھیں نا ابھی باتوں سے بات ہی نکل رہی ہے, امریکہ جو ہے از ویری اپسیٹ یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا. اور اگر آپ کو یاد ہو امریکہ تو یہ بڑے سال پہلے یعنی 2012-13 کے اندر وہ نکلنے لگا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایسی لمبی چوڑی کہانیاں ڈالی ان کے ساتھ, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایسا کریں گے, ویسا کریں گے. پریکٹیکلی انڈیا ڈیڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ان افغانستان ادر دین پلئنگ رول آف اے اسپوائلر, اور افغانستان کی سرزمین کو اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ استعمال کیا, اور سرٹلی امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ استعمال کیا, اس کے طول و عرض کو اس نے استعمال کیا. پاکستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر سے زیادہ کی بارڈر ہے افغانستان کی, اور اٹ واز اے پورس بارڈر. تو اس کو جس طریقے سے انڈیا نے اپنی سہولت کے حساب سے, جس طرح اس کے وہاں پر مختلف طرح کے کونسلیٹ قائم تھے, اور وہ پھر صرف کیا کام کر رہے تھے, پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہے تھے. ایکچولی ہی ڈے کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ واز ہی ٹائم بیسیکلی فار انڈیا دیٹ ٹائم افغانستان کے اندر. اور پچھلے 20 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 80,000 سے زائد ہماری جانیں گئی ہیں, تو اس میں سے 95% جانیں تو وہ ہیں which has actually been taken by the terrorist acts of India اور ان کے proxies اور پھر انڈین فورسز کی وجہ سے. اس کا بالکل کوئی ہمیں میرا خیال ہے اس کے اندر میں شک نہیں ہے. بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ اب وہی وقت تھا کہ آپ نے پچھلے 20 سالوں کے اندر بہت آپ کا نقصان بھی ہوا, جانی بھی ہوا, مالی بھی ہوا. سرٹلی یو آر ایبل کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس وار اور ٹیرر کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی, آپ نے نہ صرف اس کو ختم کیا, دو اٹ از اسٹل گوئنگ آن, لیکن اب تو اس کے اندر آلموسٹ 95-96% تو خاتمہ اس کا ہو چکا ہے. ریمنٹ کچھ باقی ہیں, نیچرلی وہ بچے کچھ لوگ ہیں,
اب تو میں آپ سے یہ کہوں کیونکہ ہلکا سا ہمارا رخ جو ہے کسی اور طرف چلا گیا ہے، اب تو میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ وہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان کی سوائل کو استعمال کر رہے تھے، ایسے ایریا کو استعمال کر رہے تھے جو کہ اشرف غنی کی ایک لحاظ سے عملداری کے اندر نہیں آتا تھا۔ طالبان جو افغان ہیں، طالبان ہیں، وہ تو اپنی ایک لحاظ سے لڑائی لڑ رہے تھے، تو دے ہیڈ گڈ ٹائم، دے ہیڈ لاٹ آف منی، دے ہیڈ لاٹ آف فنڈنگ بیسیکلی، اور لاٹ آف آرمامنٹ، ایوری تھنگ فرام انڈیا، اور وہ پاکستان کے اوپر لانچ ہو رہے تھے۔ اب نیچرلی اب ان کی بھی نیوز ٹائٹ ہونا شروع ہوگی، وائی بیکاز اب وہ ساری کہانیاں تو ختم ہو گئی، انڈیا از نو مور دیر ان افغانستان، اب وہ کیا کریں ساری کی ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ پاکستان کی اسٹیٹ از ان اے ویری گڈ شیپ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ہمارے بچوں کو جنہوں نے شہید کیا، ہمارے وکلاء کو شہید کیا، ہمارے شہریوں کو، ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شہید کیا، ہمارے سولجرز کو، ہمارے آفیسرز کو، ہمارے جیسیز کو جس طریقے سے انہوں نے شہید کیا، دے آر ناٹ ٹو بی پارڈنڈ، دے آر ناٹ ٹو بی فارگیون۔ سچی بات میں آپ سے یہ بتاؤں، اینڈ دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ آپ سیدھی بات ہے بالکل، fine, they lay down their arms, they quit everything, thank you very much, they should stay there in Afghanistan, they should never be welcomed back in Pakistan, as simple as that۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ابھی تو 2021 کا پاکستان ہے نا بلال بھائی، اب تو آپ چاہے ایران کی بارڈر ہو چاہے افغانستان کی بارڈر ہو، سم پورشن از لیفٹ افغانستان کی بارڈر کا، اینڈ certainly some is left basically in ایران افغانستان کی، پاکستان ایران کی بارڈر کا۔ جب یہ ساری 100% آپ کی فینسنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آپ کی جو ٹروپس ہیں وہ انٹرینچڈ ہیں، دے آر دیئر راؤنڈ دی کلاک، ہر طرح سے چیزوں کو چیک رکھنے کے لیے، انٹری کو مانیٹر کرنے کے لیے، the things are going to be very good basically for پاکستان، اور آنے والے دن انشاءاللہ ہمارے لیے اچھے ہوں گے اس کانٹیکس میں۔ اور انڈیا کو آپ مرتبہ دیکھیں گے، افغانستان کے اندر بھی، ایران کی سرزمین کو بھی اس نے استعمال کیا وہاں پہ بھی، and certainly even in their own country۔ اب آگے تو دیکھیں نا جو سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، کبھی یاد ہے آپ کو، نہیں ایک بات آپ سے مکو، کبھی یاد ہے بپن راوت کہا کرتا تھا کہ we have prepared basically to have war on two fronts۔ وہ تو ہمارے ایک چھوٹے فرنٹ پہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، what to talk of having fight basically with China کی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، چائنا والے آئے، گھوڑوں پہ سوار تھے، کچھ پیدل ساتھ تھے، وہ 5-7 کلومیٹر اندر آگے ایک برج تھا، وہ انہوں نے ختم کیا، واپس چلے گئے اپنے ایریا کے اندر۔ ابھی ہزاروں کے اندر جو ہے وہ ٹروپس جو ہیں وہ موجود ہیں، اینڈ نیچرلی انڈیا از ان ٹربل، وائی بیکاز the things are out of their control now۔ سو آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، انڈیا کے اندر جو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ فرگٹ اباؤٹ، چاہے ہم اکانومی کی نہیں بات کرتے، اکنامک ٹرمائل کی نہیں بات کرتے، کووڈ کے ایفیکٹس کی نہیں بات کرتے، جو وہاں پر ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کے وہاں پر حکومت ہے، جس طرح کے مجرم اوور آل وہاں کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کے پارٹی کے لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہے، پھر ان کا جو ملیٹنٹ گروپ ہے RSS کی شکل کے اندر، اور ان کے سپورٹ کے اندر جب شیو سینا موجود ہے، تو پھر یو کین سے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو، یہ تو ہوگی ود ان دی انڈیا، مختلف طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور بارڈر کے اوپر پاکستان آرمی موجود ہو، دوسری طرف چائنا کی آرمی موجود ہو، تو پھر بپن راوت آ جائے نا، یا ان کا چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے کہ جی ہاں آپ بتائیں، اپنے آپ کو ظاہر تو کریں کہ آپ کتنے بڑے سورما یا بہادر ہیں، اور کس طریقے سے دونوں فرنٹ پہ جنگ لڑنے والے ہیں۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اور اوور آل آخری بات جملہ میں کہوں، پھر آپ I'll take your question، جو انڈیا نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا ان دی آئیز آف ویسٹ اینڈ امریکہ، وائی بیکاز دے ہیو بین لائنگ، دے ہیو بین چیٹنگ، they have been deceiving America, they have been deceiving the NATO کہ we are capable، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، افغان نیشنل آرمی یا فلاں ہیں، ہم ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارا دیکھ رہے ہیں، they are very strong, they are very brave، but practically there was nothing۔ اور ایکچولی اگر امریکہ کو شرمندگی ہوئی ہے، اگر امریکن آرمی کو بھی یا نیٹو کو شرمندگی ہوئی ہے، ان کی اپنی تو وجہ ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ وجہ یہ انڈیا ہے کہ جو ان کو چیٹ کرتا رہا، دھوکے دیتا رہا، فالس قسم کے جو ہے امپریشن بناتا رہا اپنے بارے میں بھی، افغان نیشنل آرمی کے بارے میں، اینڈ ریزلٹڈلی آپ نے دیکھا کہ انڈیا بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر موجود ہوتا، کھڑا ہوتا نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، وہ دم دبا کے بھاگنے والوں میں سب سے پہلا ملک تھا۔ تو دیز آر دی انڈینز، یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ، اور اس طریقے سے یہ اپنے لوگوں کو، وہ تمام لوگوں کو جو ان پہ بھروسہ کرتے ہیں،
ये इस तरीके से उनको धोखा देते हैं। सर तो अभी सर्टली अभी जी जब जी आप बात कर रहे थे तो बिपिन रावत हो गया, जनरल निर्वाणे हो गए, ये जितने भी इनके हैं, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनकी ये जितनी तड़ियां होती हैं, इनकी जितनी धमकियां होती हैं, ये सारी लोकल कंजम्पशन के लिए होती हैं। इनको पता है कि बॉर्डर के पार चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, लोग इनके ऊपर हंस रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर मैं अब ये क्योंकि प्रोग्राम का एंड की तरफ हमारे हैं, एक ये अभी ऑफिस बनी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने एक अलायंस बनाया, न्यूक्लियर सबमरीन जो है उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई कि ऑस्ट्रेलिया को देंगे। चले उससे जो एटमी हथियारों का जो फैलाव होगा वो तो एक अलग बहस है। इंडिया में कहीं नजर नहीं आया। मोदी साहब जो है वहां पे मिलने के लिए जाते हैं, बाइडन साहब की तरफ से शोल्डर शोल्डर मिलता है, कमला हैरिस से मिलते हैं, वो जमहूरियत के ऊपर हमें नजर आती है कि इसको दे रही है, और इंडिया यहाँ पे जो है चीखें मार रहे हैं, उछल रहे हैं कि पता नहीं कितने बड़े दो आलमी जो है वो रहनुमाओं की मीटिंग हो गई और इंडिया को पता नहीं क्या हो गया। लेकिन सब ने बशमूल इंडियन प्रेस ने वो स्नब्स जो मिले अमेरिका के अंदर उसको नोट किया। सर अमेरिका की अब यूटिलिटी क्या है? क्या अमेरिका जो बर्दाश्त कर रहा है वो इंडियन बेसिस जिनको वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, या इंडियन मंडी जिसको के अंदर वो अपने हथियार बेचना चाहता है, क्या आपका ख्याल है कि सिर्फ किस वजह से इसकी नॉनसेंस बंदे को और इस नॉनसेंस रियासत को अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है, ये कुछ और भी वजूहत है? देखिए, दो चीजें हैं। अमेरिका जो है ना, इस पे तो चलो हम प्रोग्राम अभी कल करेंगे इसके ऊपर, और बड़ी डिटेल में करेंगे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अमेरिका, पाकिस्तान यूएस रिलेशन की। अमेरिका को आप सिर्फ ये देख लें कि वहाँ पे थिंक टैंक काम करते हैं, वहाँ के तमाम इदारे काम करते हैं, वो 20-25 साल आगे देख के चलते हैं कि उन्होंने किस तरीके से चलना है। इंडियंस ने चंद सालों के शुरू कर दी। इट इज नॉट ओनली अमेरिका, बल्कि पूरे वेस्ट और नाटो को पता चल गया, या यूके को भी पता चल गया कि इंडियंस की कितनी वर्थ है, वेयर डू दे स्टैंड, जिसके अंदर आप मिलिटरीली भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकली भी आप कह सकते हैं, एंड ओवरऑल उनके अंदर गट्स कितने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे आप बताऊंगा, देखिए इसके बावजूद भी बहुत बड़ा मुल्क है ना, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास, चाइना के साथ मिला हुआ है। अच्छा, उसी के साथ आप दूसरी तरफ श्रीलंका की बात करें, आप बांग्लादेश हो गया, सर्टली पाकिस्तान के साथ एक कैसे आता है, किसी तरह का कोई फुट होल्ड, किसी तरह का कोई अड्डे, स्ट्रेटेजिक चीजें वो तो चाहिए एक्चुअली अमेरिका को या फिर वेस्ट को। सर्टली इंडिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इंडिया को आप देखेंगे कि इंडिया आपको ऑकस के लिए या उनसे फेवर लेने के लिए या टू बी पार्ट ऑफ दैट या उनका पूडल होने के लिए ये इनके नीचे लेटा हुआ नजर आएगा नरेंद्र मोदी और इंडिया में, आपको ये बताऊं। और वो आप तो ये नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। अब तो खुद जो है इंडियंस बात कर रहे हैं कि क्रॉस रोड के ऊपर या तो रशिया के साथ रहो, अमेरिका अब किसी किस्म की ये इनकी दलील मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका के साथ पूरे के पूरे आ जाओ। अमेरिका के साथ पूरे का पूरा आ जाता है तो एक स्लेव बन के रहेगा, रशिया के पास चला जाता है तो अमेरिका ने वो पीका और बाकी माहिदों के जरिए इसको ऐसा फंसा लिया है कि ये वहां पे भी नहीं जा सकता। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बदतरीन जमाना है पूरी तारीख के अंदर। क्या कहेंगे आप? उसकी बिल्कुल आई एग्री विद यू 100%। द रीजन इज कि वो जो कहते हैं ना, जो शख्स या जो मुल्क हर मुल्क को खुश रखने की कोशिश करे, उसको खुश रख सबको खुश रखने के लिए किसी को धोखा देगा, किसी को चीट करेगा, किसी के साथ होगा, किसी से दूर होगा, किसी के साथ फिर भी साथ चलने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वही मिसाल मेरा ख्याल है इंडिया के ऊपर एक लिहाज से आती है। रशिया के साथ चलना भी नहीं चाहता, रशिया को छोड़ भी नहीं सकता। अगर इनके पास इस वक्त भी देखा जाए तो मोर देन 70% इक्विपमेंट तो रशियन है, दे हैव टू रिलाई ऑन रशिया, सो रशिया के साथ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका और फ्रांस जूते मार रहे हैं कि नहीं जी आप हमारे साथ चलो, उनके साथ भी चल रहा है, यानी उनको डॉलर दे रहा है, रशिया को भी डॉलर दे रहा है। अच्छा, वो कोशिश क्या कर रहा है कि नहीं जी मैंने दो फ्रंट पर लड़ना है अभी, क्योंकि बेवकूफ मुल्क है, बेवकूफ किस्म की लीडरशिप है। सर्टली आप चाइना को तो छोड़े ना, मैं तो कहता हूँ वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़के दिखा दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे बताऊं, उनके अंदर तो ये भी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि वो ये भी कर सकें, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। और देखें ना, आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जिस तरीके से पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो कुछ गलवान वैली के अंदर हुआ, जिस तरीके से वहां पर चाइनीज ट्रूप्स ने इनको मार 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 के बंदर बना दिया, उल्लू बना दिया। और से कि एक जिसको कहते हैं
ट्रेडिशनल आर्मी, एक प्रोफेशनल आर्मी कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, कभी इस तरीके से उसके साथ नहीं हुआ जो कि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इंडियन आर्मी के साथ हुआ है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, फिर बीच में ऐसे आपने सवाल किया कि इंडिया के अपने इंटरनल डायनामिक्स की बात कर लें, एक्सटर्नल डायनामिक्स, उसकी अपनी जो ओवरऑल एक चीट करने वाली रैपो है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा ये तो जरूर आप बिल्कुल, आपका ये सवाल तो मैं एग्री करता हूं कि जितना इस वक्त नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो इंडिया की डिप्लोमेसी को आपने परेशान देखा है, जितना इसको आप डिक्टेशन लेते हुए देखा है वेस्ट या अमेरिका से और इवन रशिया से, इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। आप वुड सिंपली से कि डिप्लोमेट्स होते थे बहुत और बड़ा, सर बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फिर किसी मुल्क में आके जब आप समझते हैं कि क्रिमिनल्स आके बैठ जाते साथ साथ, जी सर। रिकॉर्डिंग, हाँ, यही कुछ जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ भी एक चल रही है। एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर आप देखते हो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और ओवरऑल डिसक्रेडिट जिस तरीके से इंडिया हुआ अफगानिस्तान के साथ। और फिर जब इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करते हैं तो मेरा ख्याल है देन आई लीव इट टू योर बेस्ट जजमेंट कि इंडिया को आने वाले चंद महीनों और सालों के अंदर आप कैसे देखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बात ये कि सर हिंदुस्तान इस खिते का वाहिद मुल्क है कि जो आग लगाता है और फिर अपने घर में चीखे मारता है कि उसके घर में आग लगाई जा रही है। श्रीलंका से लेके आप तिब्बत से लेके पाकिस्तान तक देखने की इसकी एक तारीफ है। आज हिंदुस्तानी बड़ी बात करते हैं दहशत 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 दहशत। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था जहाँ पे तुमने दहशत की आग लगाई और उसका उधार हमारे सर पे है। ऊपर से सर ऐसी एक बेवकूफ कौम है कि जहाँ पे वो मेजर गौरव आर्या जैसे जोकर्स बैठ जाते हैं। और इट वॉज वेरी फनी कि ये अभी जो 2015-16 की सर्जिकल स्ट्राइक्स इन्होंने सो कॉल्ड की थी, तो इनका नॉर्दर्न कमांड का कमांडर उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है। भाई उस तरह के रेड जो है वो पहला रेड नहीं था ना वो आखिरी रेड था, दोनों साइडें एक दूसरे पर करती रहती हैं। तुम्हारे अपने अफसर कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे किरदार के अंदर इतनी गिरावट है कि सिर्फ अपनी जे कार के लिए, क्योंकि अंदर कुछ है तो नहीं है, लेकिन वो झूठी अना के लिए, झूठी शान के लिए तुम लोग एक झूठ के ऊपर जो है अपनी जो है बुनियाद रखते हो अपनी इज्जत की। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।